ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज एक बार चेक करना क्लास चालू है बराबर। चलिए बेटा एक बार लेक्चर चेक करना, चलो चालू है क्या ऑनलाइन? आयुष लेक्चर देख चालू है क्या ऑनलाइन? चलो बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, चलिए तो लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है हम लोग बात करते थे किसके बारे में? प्लीज हियर सेक्शन नंबर 140। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 140 के बारे में डिस्कस किया था। हाँ जी, 140 या 141 कल हमने पढ़ लिया था। ऑडिटर का रेजिग्नेशन, ऑडिटर का रिमूवल, उसके बाद यस अगर हमें रिटायरिंग ऑडिटर को, अगर हमको क्या नहीं करना है बच्चों, रिटायरिंग ऑडिटर को हमें रीअपॉइंट नहीं करना है। रिमोट देते रहिए। अगर हमें रिटायरिंग ऑडिटर को क्या नहीं करना है, इफ यू डू नॉट विश टू रीअपॉइंट होम बच्चों रिटायरिंग ऑडिटर, तो उसकी प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल क्या की थी बच्चों, डिस्कस की थी। आ जाइए सेक्शन एक बार, प्लीज कम टू सेक्शन 141। बेटा एक बार सारे लोग सेक्शन 141 पे आ जाइए। चलिए प्लीज एवरीवन कम टू सेक्शन नंबर 141। ध्यान से A person shall be eligible for appointment as auditor only if he is a chartered accountant। एक व्यक्ति ऑडिटर कब बन सकता है? एक व्यक्ति कंपनी का ऑडिटर तभी बन सकता है जब वो क्या है बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फर्म कब बन सकती है ऑडिटर? उसके मेजॉरिटी पार्टनर जो इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं अगर वो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इन केस ऑफ अ फर्म, if majority of partner practicing in India are chartered accountant, then only the firm will be qualified for appointment। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, 141 का सबसेक्शन 2, in case a firm is appointed as auditor of the company, then partners who are chartered accountant shall be authorized to act and sign on behalf of the firm। अगर आपने ऑडिटर किसको अपॉइंट किया है, अगर आपने ऑडिटर फर्म को अपॉइंट किया है, अगर आपने ऑडिटर किसको अपॉइंट किया है, फर्म को, तो उस फर्म के पार्टनर जो क्या है, उस फर्म के पार्टनर जो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो जैसे बच्चों आज की तारीख में सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, लॉयर, ये सारे लोग मिलकर अपनी फर्म बना लेते हैं। मेगा फर्म बोल सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही फर्म में आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। तो अगर आपने फर्म को क्या कर लिया, ओए, लेकिन हाँ उस फर्म में भी मेजोरिटी ऑफ पार्टनर क्या होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। ठीक है ना, तो 10 पार्टनर है, 10 में से 6 सीए हैं, 10 में से क्या है, आपने उस फर्म को अपॉइंट कर लिया। कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन करेगा, सिर्फ वही पार्टनर साइन करेगा जो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नेक्स्ट इज, आपने लास्ट पॉइंट जो लिखा था वो लिखा था कि कुछ लोग हैं जो ऑडिटर बनने के लिए क्या नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। कुछ लोग हैं जो ऑडिटर बनने के लिए क्या नहीं है बच्चों। मैं सोच रहा था, एक मेरे मन में विचार आया था कि 13 अक्टूबर जिस दिन आपका सीएफएम का टेस्ट होगा उसके बाद आपकी रेगुलर क्लास अपन कर लेंगे शाम को 4 बजे तक। रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, 6:30 7 बजे तक हम एक प्योरली राइटिंग सेशन लें, सिर्फ राइटिंग सेशन।
जिसमें हम डायरेक्टर के क्वेश्चंस, ऑडिटर के क्वेश्चन, जो जो अपने को राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे दिया को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कंसेप्ट मिक्सअप कर देती है, तो ये जो भी प्रॉब्लम है, रात को 10 के अपन 9 से शुरू करते हैं। 10 इसलिए बोला कि आप डिनर करने के बाद आ जाएं। तो आई वॉज प्लानिंग फॉर 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को रात को 9:30 से वी कैन बिगिन, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 5 घंटे कांस्टेंट, आधे घंटे का ब्रेक, 3 से लेके 6:30, 7 बजे तक, 6:30, 6 बजे तक मैं छोड़ दूंगा, 6 या 7 बजे तक आई लीव। तो ऐसा एक सेशन आई वॉज प्लानिंग। ठीक है, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर तक, 13 अक्टूबर, नहीं नहीं, एक ही दिन का, जस्ट फॉर 1 डे। यस, सो सोना पड़ेगा ना घर जाके, इंसान है अपन इधर। सो ऐसा एक प्लान कर रहा था मैं, इट्स जस्ट अ थॉट। आप मुझे बताइए, इफ इट इज गुड वी विल डेफिनेटली डू इट। क्या होगा, बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस, क्या मैं अगर मुझे 10-12 घंटे आपके साथ रहने को मिले, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करने को मिले, तो ये होगा कि जो माइनर मिस्टेक्स अभी हो रही हैं, आई कैन चेक, मैं हर एक बंदे के टेबल पे जाके क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अच्छी बात यह है कि टाइमिंग का कोई लोच ही नहीं है, क्लास बंक मारने का कोई फायदा ही नहीं है, क्लास बंक मार के भी कहाँ जाओगे। बट मेक श्योर कि आप हॉस्टल वगैरह से क्या ले लें, टेक द परमिशन फ्रॉम जो भी बाहर गर्ल्स वगैरह हॉस्टल से, हॉस्टल का वैसे परमिशन कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हाँ, तो एक अपन रख सकते हैं, 13 अक्टूबर को रख सकते हैं। और आपके पेरेंट्स को अगर चाहिए आप की सेफ्टी के बारे में, तो अपने इस सीसीटीवी का एक्सेस उनको दे देंगे, तो वो देख सकते हैं रात भर अपन क्या कर रहे हैं। चलिए बच्चे, नेवरदलेस, अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो ऑडिटर बनने के लिए क्या है, डिस्क्वालिफाइड। मतलब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं क्या हूं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, नहीं यार इस जन्म में ठीक नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मुझे क्या बनना है, ऑडिटर बनना है, लेकिन नीचे लिखे हुए ग्राउंड्स पे मैं क्या हो जाऊंगा, नीचे लिखे हुए ग्राउंड्स पे मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा टू बी एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इवन आफ्टर बीइंग अ। हम क्या चाहते हैं, वी विश वी वांट कि ऑडिटर जो कंपनी का है वो क्या, वो कौन हो बच्चों, हम ये चाहते, नहीं नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, उसका कंपनी से कोई जुड़ाव ना हो। इधर देखो कौन कौन नहीं बन सकता। पहला, अब बॉडी कॉर्पोरेट, एक बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, अदर देन किसको छोड़ के, एलपी, रजिस्टर्ड अंडर एलपी। सबसे पहले कौन डिस्क्वालिफाइड हो गया, तो सबसे पहले डिस्क्वालिफाइड हो गया एक बॉडी कॉर्पोरेट। नोट्स निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लेंगे इसमें तो अच्छा रहेगा, याद रहेगा अपने को। ये लिखा है अपन ने, अभ्यासिका, मैं आपको अभ्यासिका वो वाली भेज दूंगा, कई लोगों की अभ्यासिका कंप्लीट नहीं होगी। अ, जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना, मैं वो वाली अभ्यासिका भेज दूंगा, तो जिसकी कंप्लीट नहीं है वो क्या कर लेना, उसको कंप्लीट कर लेना। चलो इधर देखो, क्या लिखा था अपन लास्ट पॉइंट, द पर्सन ऑफ द फर्म बीइंग अपॉइंटेड इफ दे आर नॉट, द पर्सन ऑफ फर्म बीइंग अपॉइंटेड, the person or the firm being appointed, if they are not disqualified under, they shall not be disqualified under section 141 subsection 3। कल मुझे इतने सेटिंग तो अच्छा कर दिया था माइक का, अभी आवाज अच्छी हो गई, मैंने तो सिर्फ बढ़ा दिया था उसका बास। अरे अब मत करना भाई, अब ले दे के अच्छी सेटिंग हुई है इधर। हाँ जी, ये प्री, ये जो सेटिंग हुई है वो प्री डीप डिस्ट्रक्शन सेटिंग है। दीप ने जो हमारे माइक को एक आवाज से तबाह कर दिया था पूरे। चल इधर देखो, लिखिए, ग्राउंड्स ऑफ
डिस्क्वालिफिकेशन। चलिए कौन कौन से ग्राउंड्स हैं ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन के, ठीक है। पहला क्या था, अगर आप क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलपी। घर में हो रहे, इधर पहले क्या था बच्चों, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलपी। सेकंड, अगर आप क्या हो कंपनी के, यस, ऑफिसर कौन होता है, डायरेक्टर्स केएमपी, याद है 2 क्लॉज 59 ऑफिसर शब्द को कहां पे डिफाइन किया गया है, 2 क्लॉज 59 में ऑफिसर वर्ड को डिफाइन किया गया है। अरे आज अंशिका नहीं आई क्या, क्या हो गया, अच्छा घर, जून अटेम्प्ट में मेरे पास कुछ हीरे आ चुके हैं। अंशिका जून अटेम्प्ट फर्स्ट बार, पहली बार में क्लियर करेगी, मतलब शी इज वेरी गुड इन स्टडीज। ये जो लड़का है ना, ये हीरो अपना, यार बेटा आपका नाम क्या है, मनु विराज, ही इज वेरी टैलेंटेड, ये बंदा भी पास करेगा जून में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। है अक्षत का तो आई डाउट, देखो यार वो बात वही है, गंभीरता, गंभीरता आपकी शक्ल पे नजर आती है यार, वो जब तक आप गंभीर नहीं होगे ना, और गंभीरता का सबसे पहला पैमाना ये है योर पंक्चुअलिटी इन द क्लास। चलो ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है, मुदित भी पास हो जाएगा दिसंबर में अगर थोड़ा सा ये बाकी सब्जेक्ट्स को भी उतना मोहब्बत करे। अच्छा ऑफिसर कौन है, ऑफिसर कहां पे डिफाइंड है, 2 क्लॉज 59 में ऑफिसर डिफाइंड है, तो अगर मैं कंपनी का क्या हूं, ऑफिसर हूं, या फिर मैं कंपनी का क्या हूं, एम्प्लॉय। अच्छा यहाँ पे सिर्फ कंपनी लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, कंपनी लिखा है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट लिखा हुआ नहीं है। चलिए उसके बाद अ पर्सन हु इज व्हाट बेटा, सुयश, आधे घंटे इधर, अ पर्सन हु इज व्हाट बेटा, दूसरों को टी शर्ट देने वाला, देखो मेजोरिटी लोग सुयश की टी शर्ट पहने ना, इधर अ पर्सन हु इज पार्टनर, अ पार्टनर, अ पर्सन हु इज व्हाट बेटा, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब रीड करो रीड करो, एक ऐसा व्यक्ति जो किसका पार्टनर है, जो कंपनी के एम्प्लॉय का या ऑफिसर का क्या है, पार्टनर है, या फिर कंपनी के एम्प्लॉय या ऑफिसर का एम्प्लॉय है। मतलब मैं अगर कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मैं अगर किसका एम्प्लॉय हूं, कंपनी का एम्प्लॉय हूं, अपना टोपी वाला क्या है, मेरा एम्प्लॉय है, मेरे लिए काम करता है, तो क्या टोपी वाला कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, नहीं, ठीक है, बिल्कुल, पार्टनर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द पर्सन, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द पर्सन हु इज नेक्स्ट, सो कंपनी के ऑफिसर का या कंपनी के एम्प्लॉय का जो व्यक्ति क्या है,
कंपनी के एम्प्लॉय का या कंपनी के ऑफिसर का, जो व्यक्ति क्या है, पार्टनर है या फिर कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, ठीक है ना। और कौन नहीं बन सकता? पर्सन हु, मतलब पर्सन हु मतलब वह व्यक्ति, वो व्यक्ति, अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव। देना, ठीक है। पर्सन हु और हुज रिलेटिव, एक व्यक्ति खुद से या फिर उसका रिश्तेदार, अगर क्या है, मतलब यहां पे आपको कौन डुबा देगा? आप खुद को भी डुबो दोगे और आपका रिश्तेदार भी आपको डुबो देगा। पहला, अगर क्या करता है, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, होल्ड्स सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द सी एच एस ए और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। क्या कर रहे हो बच्चों, अगर आप, अगर मैं या फिर मेरा रिश्तेदार, रिश्तेदार कौन है पता है आपको? मैंने पढ़ा था 2 क्लॉज 77, 2 क्लॉज 77 अपने रिश्तेदार पढ़ा था ना, माँ, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर वाला। इधर सन ऑफ स्पाउस, आपका बेटा या आपके स्पाउस का बेटा, इधर देखो बच्चों, अगर मैं खुद से या फिर, बच्चों मैं या फिर मेरा रिश्तेदार, अच्छा यहाँ पे पार्टनर भी है, रिलेटिव और पार्टनर, ठीक है। मतलब अगर आप देखो तो हमारा जो लॉ है वो पार्टनर को बच्चों एकदम रिश्तेदार जैसे ही मानता है। तो अपना पार्टनर बिल्कुल सही तरीके से सोच समझ के चुनना बच्चों। किसी को भी अगर आगे जाके क्या बनाते हो तुम, अपना पार्टनर बनाते हो तो मेक श्योर कि पार्टनर कैसे बनाओ, और कैसे बनाओ पार्टनर, बहुत सोच समझ के, पूरा दिमाग लगा के। हाँ, चले। मैं भी 10 साल, इवन आई वॉज फॉर इन पार्टनरशिप फॉर 10 years, ठीक है। मैं तो बहुत अच्छे से, मेरी पार्टनरशिप थी, वी वर देयर फॉर 10 years। चलिए, हाँ जी, अगर आप क्या करते हो कंपनी में, क्या होल्ड करते हो बेटा? अगर आप कंपनी में क्या होल्ड करते हो, सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट होल्ड करते हो। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो, कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो इंटरेस्ट कहां पे? कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, सब्सिडरी में, या फिर उसकी एसोसिएट में, या फिर जो कंपनी तुम्हारी होल्डिंग कंपनी है, जो कंपनी तुम्हारी क्या है, उसकी किसी दूसरी सब्सिडरी में, उसकी किसी दूसरी सब्सिडी में। अगर आप क्या करते हो, सिक्योरिटी होल्ड करते हो, कितने रुपए की? लेकिन यहां पे लिखा है, अगर आपका रिलेटिव चाहे तो क्या कर सकता है, प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू की सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है। मतलब आप, जिस कंपनी का मैं क्या बन रहा हूं, जिस कंपनी का मैं ऑडिटर बन रहा हूं, मैं 1 रुपए की भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता, पर रिलेटिव प्रिस्क्राइब, यस, तो यहां पे रिलेटिव कैन होल्ड सिक्योरिटीज ऑफ not exceeding
प्रिस्क्राइब वैल्यू। दूसरा, और कौन नहीं बन सकता कंपनी का ऑडिटर? ऑडिटर बच्चों, कंपनी का ऑडिटर और कौन नहीं बन सकता? हु एल्स कैन नॉट बिकम कंपनीज ऑडिटर? द वन हु इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। इंडेप्टेड का मतलब क्या होता है? व्हेन अजय विल बिकम इंडेप्टेड टू मी, जब आपने मुझसे क्या लिया है? लोन लिया है। तो जिस व्यक्ति ने कंपनी से उधार लिया है, या फिर सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, या फिर होल्डिंग की किसी दूसरी सब्सिडरी थी, कितना, कितने अमाउंट का? लिखो। तो एक व्यक्ति ने खुद से या फिर उसके एक व्यक्ति ने खुद से या फिर उसके रिश्तेदार ने क्या लिया है बच्चों? इंडेप्टेड टू CHSA और S of HC in excess of prescribed value। जी, ये अपन छोड़ दो अभी, रुक जाओ, मैं इसको अपन रूल्स में देखेंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। ये 1000 रुपीज अभी रहने दो, ठीक है? ये प्रिस्क्राइब वैल्यू में भी बढ़ा नहीं रहूंगा, कब पढ़ाऊंगा मैं आपको? रूल्स में, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति ने या फिर उसके रिश्तेदार ने, अगर किसी व्यक्ति ने या फिर उसके अगर किसी व्यक्ति ने या फिर उसके रिश्तेदार ने लोन नहीं लिया है पर गारंटी दी है, क्या दी है? गारंटी। किसको गारंटी दी है? कंपनी को गारंटी दी है। फॉर एग्जाम्पल, पीयूष शर्मा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने कंपनी को गारंटी दी है एक्स लिमिटेड को कि आप तनिष्का को 10 करोड़ का लोन दे दो। अगर तनिष्का ने वो लोन वापस नहीं किया तो मैं वापस करूंगा, मैं मतलब पीयूष वापस करेगा। तो पीयूष क्या कर रहा है? व्हाट इज पीयूष डूइंग? पीयूष कंपनी को क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है। तो ये, एक मिनट, तो अगर तनिष्का ने लोन रिपे नहीं किया तो लोन कौन रिपे करेगा? पीयूष। तो कहीं ना कहीं पीयूष भी इंडेप्टेड तो है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्ट। गिवन गारंटी टू कंपनी in respect of, इन सॉरी कंपनी नहीं, सब आ जाएगा, टू CHSA और S of HC in respect of indebtedness of third person for prescribed amount। चलो, ED हो गए, ये 3 चीज हो गई। हाँ, हाँ बेटा, हाँ, void की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गारंटी बीइंग void। दिस विल मेक एन ऑडिटर, दिस विल मेक अ पर्सन टू बी डिस्क्वालिफाइड। अरे मैं बोल रहा हूं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे वट एवर इज रिटर्न हियर, उसका कोई प्रोवाइजो है क्या? यहाँ पे लिखा है क्या कि शेयर होल्डर अगर मान लाए तो? नहीं, याद रखना, जो यहाँ पे लिखा है दैट इज द लास्ट ट्रुथ, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, नथिंग इज बियॉन्ड दैट मच। नेक्स्ट लिखिए। तो ये कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए, ये 4 ही हुए ना? ये तो चौथे के 3 पॉइंट थे, ये जो 3 पॉइंट थे क्या थे? चलो, तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट, ये हो गया फोर्थ। अब आ जाइए फिफ्थ पे। ये 1 2 3 किसके हैं? फोर्थ के सब पॉइंट है ये।
इधर देखिए पांचवा क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन और अ फर्म, पर्सन और अ फर्म who whether directly or indirectly has business relationship with the company or its subsidiary or holding or associate company of such nature as may be prescribed. Person or firm having business relation with CHSA, अगर कंपनी का या फिर फर्म का क्या है बच्चों, अगर कंपनी का या फिर फर्म का क्या है कंपनी के साथ, अरे बीच की टेबल कहाँ गई, आगे लिखिए, हाँ तो आगे जाओ। वो भी आगे नाले, तुम लोग को अच्छी खासी जगह रखो, तुम उसको भी कचरा कर दोगे ना। जहां अपन आसपास बैठे हैं, मेक श्योर कि वो जगह क्या हो, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो यार। आपको मंदिर में अच्छा क्यों लगता है बच्चों, क्योंकि मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहां पे हर एक चीज क्या हो, मतलब भगवान, इंसान खुद से कितना भी गंदा हो पर पूजा की जगह को हमेशा क्या रखता है, साफ रखता है। एंड दैट्स द रीजन आप मंदिर जाते हो ना, यू वुड सी कि देर इज ऑलवेज अ पॉजिटिविटी। वाई देर इज अ पॉजिटिविटी, ऑब्वियसली वहां पे गॉड है, बट गॉड से ज्यादा क्या है बच्चों, मैं साफ सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं। आपको पता है, आप लोग जब भी रात को शाम को यहाँ जाते हो, मैं पूरे डेस्क क्या करता हूँ, पूरा टेबल में ऑर्गेनाइज करवाता हूँ। और अगर मान लो रोशन और वो नहीं है तो मैं खुद ऑर्गेनाइज करता हूँ। क्यों, एक दो बार तो राहुल राहुल ने भी किए हैं, चिल्लू ने भी किए हैं। मैं अकेला था तो वो बोले सर आप क्यों कर रहे हो, बिकॉज जब आप नेक्स्ट डे यहाँ पे आओ तो यू शुड फील गुड यार, कि मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, चीजें ऑर्गेनाइज हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमेशा याद रखा करो, जहां पे आप पढ़ाई करते हो वो जगह प्रॉपर क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए बच्चे। छोटी छोटी आदतें याद रखना, कोई इंसान अगर बहुत बड़ा बनता है ना, तो याद रखना वो हर एक माइन्यूट डिटेल्स की हर एक छोटी चीज का ख्याल रखता है। आपकी मम्मी पूरा घर चलाती है, क्यों चलाती है, देख लेना किचन जाके। अब एक बार अपने घर का क्या देख लेना, किचन देख लेना, कितना मस्त होगा बच्चों। किचन का प्लेटफॉर्म पहले गीले कपड़े से साफ होगा, फिर सूखे कपड़े से साफ होगा। अरे गेटिंग माई पॉइंट, तो बस ऐसा बन जाओ यार। तो अगर पर्सन या फर्म हैविंग व्हाट बेटा, अगर किसी पर्सन का या फिर किसी फर्म का क्या है बच्चों, कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन है, किसके साथ, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और एस ऑफ एच सी, कितने रुपए का, और नहीं रुपए नहीं बताया, ऑफ प्रिस्क्राइब्ड नेचर। व्हाट इज बिजनेस रिलेशनशिप, जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं क्या हूं एक, और मैं सीमेंट भी बेचता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ मैं क्या करता हूं, सीमेंट भी बेचता हूं, और कंपनी को मैं सीमेंट भी सप्लाई करता हूं, तो क्या हो गया, तो मेरा कंपनी के साथ कौन सा नहीं रिलेशन है। मैं ऑडिटर नहीं हूं, बट मैं ऑडिटर बनना चाहता हूं, पर मैं साथ में कंपनी को क्या करता हूं, सीमेंट भी सेल करता हूं, तो मेरा कौन सा रिलेशन हो गया कंपनी के साथ, बिजनेस रिलेशन। नेक्स्ट, पर्सन whose relative is director or केएमपी। एक मिनट, मेरा रिश्तेदार कंपनी में सिर्फ एम्प्लॉय है, तो क्या मैं ऑडिटर बन सकता हूं। मेरा सगा भाई कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय है, तो क्या मैं ऑडिटर बन सकता हूं, बन सकता हूं। बट मेरा अगर सगा भाई कंपनी में क्या है, एम्प्लॉय तो है, या डायरेक्टर है, डायरेक्टर मतलब कोई भी डायरेक्टर, अगर मेरा भाई कंपनी में क्या है, डायरेक्टर है या फिर केएमपी है, तो क्या मैं बन सकता हूं, नहीं बन सकता। दूसरी बात,
person in full-time employment elsewhere, or is auditor of more than 20 companies on the date of appointment. Convicted by court for MT and period of 10 years has not elapsed from the date of conviction. Provides services under section 144 directly or indirectly. हाँ बेटा, मॉरल टर्पिट्यूड, पूरा बैच खत्म होने वाला है अभी। चलिए बच्चे, तो 13 तारीख की डील अपन फाइनल कर दें कि नहीं करूं? आप नहीं आ पाओगे? क्या है आपका? बर्थडे उनका 14 को, आपका बर्थडे क्लास में मना लेंगे। इतना स्पेशल बर्थडे कहां पे होगा किसी इंसान का? है 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखवाएंगे आपके बर्थडे में। है सॉरी, नहीं क्लास तो रेगुलर रहेगी। लाइक मैं उस दिन भले जय झील का लेक्चर नहीं लूंगा, जय झील का तो शायद तब तक सिलेबस खत्म हो गया होगा शायद, तो आप लोग अपने घर चले जाएंगे 3 बजे। अकाउंट्स के क्लास के बाद आप लोग अपने घर चले जाएंगे, मोस्टली जब तक अकाउंट से सिलेबस खत्म हो गया होगा शायद, तो आप लोग अपने घर चले जाएंगे 3 बजे या 2 बजे, वट एवर द टाइम इज, यू लीव फॉर योर होम। 2 बजे चले जाना, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाई करनी है, जो भी आपको, क्योंकि मैं राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो अच्छी चीज ये है कि आप लोग रिवाइज करके आइएगा। अब फिर अपन लगभग टारगेट लेते हैं कि पूरी रात भर 8 घंटे में, 1 घंटे में अपन 6 क्वेश्चन लिखते हैं। अगर मैं आपके साथ लिखूं तो 6 मिनट में 1 क्वेश्चन होता है, तो 8 घंटे में अपन ट्राई करेंगे 50 क्वेश्चन करने का। लेकिन इन क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखने के साथ साथ ये भी देखूंगा कि व्हाट करेक्शंस डू वी नीड टू मेक। और वो सेशन अटेंड करने के पहले जो बच्चों का ग्रामर कमजोर है, वो 2-3 घंटे वो सीख के आ जाना, इस कहाँ लगता है, वॉस कहाँ लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई टेल, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं पहले ही बता दूंगा आपको। तेरा मैं वो पूरा पोस्टर बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। चलिए, तो बच्चों अगर ये सारे ग्राउंड्स हैं, प्लीज हियर, अगर ये सारे ग्राउंड्स हैं तो आप किसी कंपनी के क्या नहीं बन सकते? यू कैन नॉट बिकम ऑडिटर ऑफ सम कंपनी। प्लीज एक बार वापस से देखते हैं अपन सारे पॉइंट। पहला, अगर आप क्या हैं बच्चों? अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर आप कंपनी के क्या हैं? अगर आप कंपनी के क्या हैं? ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय है। अगर आप क्या हैं? आप पार्टनर हैं या फिर एम्प्लॉय हैं? किसके? किसके पार्टनर और किसके एम्प्लॉय? जो व्यक्ति कंपनी का ऑफिसर है, आप उसके पार्टनर हैं या फिर एम्प्लॉय हैं।
अगर आप या फिर आपका रिलेटिव कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड करता है, लोन लिया है या फिर गारंटी दिया है, कितने का? प्रिस्क्राइब वैल्यू का। हाँ, लेकिन आप एक भी रुपए की सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, आपका रिलेटिव होल्ड कर सकता है प्रिस्क्राइब वैल्यू का। उसके बाद बिजनेस रिलेशनशिप है। अगर आपका रिश्तेदार कंपनी में क्या है, डायरेक्टर है या केएमपी है, अगर आप किसी और जगह पे नौकरी करते हो, सीधी बात है यार, ऐसा थोड़ी ना कि मैं एक सीए हूं, मैं कहीं और नौकरी करूं और मैं ऑडिटर भी बन जाऊं। उसके बाद अगर आपको कोर्ट ने सजा सुनाई थी, किसकी सजा सुनाई थी? कोई ऐसे गुनाह की, कोई ऐसे गुनाह की सजा सुनाई थी जिस गुनाह में क्या है बच्चों, कोर्ट ने अगर आपको किसी गुनाह की सजा सुनाई थी और वो गुनाह क्या था, उस गुनाह में मॉरल टर्पिट्यूड शामिल था। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब बेसिकली कोर्ट बताता है, जब कोर्ट आपको सजा सुनाता है ना, तो कोर्ट बताता है कि उस गुनाह में मॉरल टर्पिट्यूड था या नहीं था। बेसिकली बैड इंटेंशन, बट नॉट बेंसिया, बेंसिया से अलग है। तो उस ऑफेंस में अगर मॉरल टर्पिट्यूड था तो आप कितने साल तक, 10 साल तक क्या नहीं बन सकते। ये जैसे अपने कई सीए लोग जेल चले जाते हैं, जीएसटी के फेक वो चालान बनाते हैं, बहुत सीए जेल जाते हैं बच्चों, एकदम लाइन से जेल जाते हैं, बिकॉज दे क्रिएट फेक इनवॉइसेस ऑफ जीएसटी। तो बच्चों क्या नहीं से दैट, तो उस ऑफेंस में क्या है, मॉरल कोर्ट बताता है कि उस ऑफेंस में क्या है, कोर्ट बताता है कि उस ऑफेंस में मॉरल टर्पिट्यूड है। तो अगर मॉरल टर्पिट्यूड है तो कितने साल के लिए? जिस दिन कोर्ट ने आपको कॉन्विक्ट किया है, जिस दिन कोर्ट ने आपको दोषी ठहराया है, उसके कितने साल तक? 10 साल तक क्या नहीं कर सकते आप? ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है। और अच्छा, और एक साथ आप कितनी, अब यहाँ पे लिखा है मोर देन 20 कंपनीज, बट मोर देन 20 कंपनीज को आप इंटरप्रेट कैसे करोगे कि अगर यहां पर ऑडिटर बनने के बाद आप कितने कंपनीज के ऑडिटर हो जाओगे, 20 से ज्यादा के ऑडिटर हो जाओगे, तो आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड। अच्छा, ये 20 की लिमिट में हम कुछ कंपनीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप कंपनी को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, अगर कोई व्यक्ति कंपनी को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सर्विसेज जिनका जिक्र कहां पे है, कैसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इतने सारे ग्राउंड्स पे मैं क्या नहीं बन सकता, कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता ना। रूल्स देखो, प्लीज कम टू द रूल्स। अच्छा, 141 का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? इफ द पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर इनकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन सबसेक्शन 3 आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, मतलब तुम जिस दिन अपॉइंट हुए उस दिन क्या थे, क्वालिफाइड थे, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद क्या हो गए, डिस्क्वालिफाइड हो गए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? तुरंत अपनी ऑफिस, तुरंत अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। और हम क्या मानेंगे, ऑडिटर के ऑफिस में क्या हो गई है, कैजुअल वैकेंसी। कौन फिल करता है कैजुअल वैकेंसी को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने के अंदर? 30 डेज के अंदर। और गवर्नमेंट कंपनी केस में सीएजी फिल करता है 30 डेज के अंदर। अगर सीएजी नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करता है कितने के अंदर? 60 डेज के अंदर। चलो नेक्स्ट आ जाइए, अब इस सेक्शन से रिलेटेड रूल्स पे आ जाइए प्लीज। हियर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइजो, for the purpose of proviso to subclause 1 or of clause D, subsection 3 of 141, a relative of auditor may hold securities in the company of face value not exceeding कितना? 1 लाख रुपीज। बेटा बेटा आपका रिलेटिव कितने रुपए की सिक्योरिटी, आप एक भी रुपए की सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, पर अगर आपका रिलेटिव कितने रुपए की सिक्योरिटी होल्ड करता है? अच्छा, किस पे, मार्केट वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू। तो आपका रिलेटिव कंपनी में 1 लाख, होल्डिंग में 1 लाख, सब्सिडरी में 1 लाख, एसोसिएट में इतनी इतनी सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कंडीशन अंडर दिस सब रूल shall wherever relevant be also applicable in case of company not having share। ये कंडीशन कहां पे एप्लीकेबल होगी, लिखा ही है ना, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट लिखा था। क्या लिखा था? तो अगर आपकी कंपनी में क्या नहीं है, अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो इंटरेस्ट, ठीक है। Provided further that in the event of acquiring any security or interest by the relative above the threshold limit, लो गलती से आपके रिलेटिव ने क्या कर लिया, कंपनी में कितने रुपए की सिक्योरिटी एक्वायर कर ली, 1 लाख से ज्यादा की, कोई दिक्कत नहीं है,
द करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन सच लिमिट शैल बी टेकन बाय द ऑडिटर। कितने के अंदर? तो मैं ऑडिटर अपॉइंट हो गया, गलती से मेरी वाइफ ने कंपनी में कितने रुपए के शेयर एक्वायर कर लिए? 1 लाख से ज्यादा के शेयर एक्वायर कर लिए। कोई दिक्कत है? नहीं। कब तक दिक्कत नहीं है? अगर मेरी वाइफ वापस से क्या करे, कितने के अंदर? 60 डेज के अंदर वो 1 लाख की लिमिट को क्या कर दे? मीट कर दे। आर्या कितने के अंदर बेटा? वेरी गुड। अगर वो क्या करे 60 डेज के अंदर लिमिट क्या कर दे? मीट कर दे। अगर नहीं कर पाया तो फिर ऑडिटर का ऑफिस क्या करना पड़ेगा? वैकेट करना पड़ेगा। फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 1 एंड ऑफ क्लॉज डी ऑफ सब क्लॉज, ठीक है। रिलेटिव कितने रुपए की सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है? फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग, अच्छा रिपीट हुआ है बच्चे। हाँ चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वाला लोन और गारंटी। अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव, अरे यार अपना ये वाला इसके बदले अपना पुराना ही कॉपी हो गया है। हाँ नीचे दिया होगा, डोंट वरी अपने उसमें। गारंटी कितने अमाउंट का है बच्चों? भाई गारंटी कितने अमाउंट का है? 1 लाख रुपए का। और बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? वो बोल रहे थे ना बिजनेस रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 3 द टर्म बिजनेस रिलेशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट as any transaction entered बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप? बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब होता है एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन जो कौन से नेचर का है? कमर्शियल नेचर का है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब अच्छा बेटा किन ट्रांजेक्शन को छोड़ के? कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज permitted to be rendered. What is the meaning of rendered? Provided by the auditor or auditor firm under the act and C act and rules or regulation made under those acts. कहने का मतलब क्या है? हाँ तो बच्चों अगर ऑडिटर या उसके रिलेटिव का मेरी कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है तो मैं उसको ऑडिटर बना, बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर क्या नहीं आएगा? अगर एक ऑडिटर मुझे कंपनीज एक्ट के अंदर या सीए एक्ट के अंदर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है नहीं आएगा। जैसे वैल्यूएशन का काम, जैसे आदित्य क्या करता है? आदित्य क्या करता है? ये मुझे किसी प्रकार की वैल्यूएशन सर्विसेज देता है। कौन सर्विस देता है? या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई सर्टिफिकेट वगैरह देता है। तो अगर ये उस नेचर की सर्विस प्रोवाइड करता है जो कंपनीज एक्ट के अंदर या फिर सीए एक्ट के अंदर क्या है? अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ऑडिटर बन सकता है। बट इसमें भी ध्यान रखने की जो सर्विसेज आप दे रहे हो वो सेक्शन 144 के अंदर कवर्ड ना हो। और सेकंड, commercial transaction which are in the ordinary course of business at arm's length price. What is arm's length price? Like sale of the product or services to the auditor as customer in the ordinary course of business by companies engaged in business of what beta? Telecommunication, airline, hospital, hotels and other such similar businesses. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं इंडिगो की फ्लाइट से ट्रेवल करता हूं, ऐसा सी है, मैं इंडिगो की फ्लाइट से ट्रेवल करता हूं। तो अगर मैं इंडिगो की फ्लाइट से ट्रेवल करता हूं तो क्या मैं इंडिगो का ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा? नहीं, क्यों? कस्टमर, ये सर्विस मैं कैसे ले रहा हूं? एज अ कस्टमर। और क्या क्या मैं इंडिगो मुझे कुछ डिस्काउंट वगैरह दे रही है? नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो प्राइस सबसे ले रही है वही प्राइस मुझसे ले रही है। इंडिगो तो सबसे चिंदी चोर एयरलाइन से बच्चों। इंडिगो के प्लेन में पानी की बोतल तक नहीं देते, वो भी वो क्लास में आके इससे। अजय इंडिगो में देते हैं क्या पानी? तो भाई सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है फ्लाइट से, कभी भाग जाता है गोरखपुर, वो भी इंदौर से गोरखपुर है। दो छोटे शहरों का फ्लाइट सबसे महंगा होता है बच्चों। एनीवे नेवरदलेस, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तो अगर बिजनेस रिलेशनशिप है आपका
अगर आपका क्या है कंपनी के साथ, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। लेकिन बिजनेस रिलेशनशिप में कौन सी रिलेशनशिप नहीं आएगी? प्रोफेशनल नेचर की, और दूसरा एज अ कस्टमर। मैंने पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट खरीदा है, तो क्या मैं पार्ले जी का ऑडिटर नहीं बन सकता? बन सकता हूँ, क्योंकि ये जो पार्ले जी का बिस्किट खरीदा है, कैसे खरीदा है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, ये ऊपर का रूल देख लो कितना है, नीचे लिखा होगा शायद। ये 5 लाख रुपए बच्चों, नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा है कितने का बच्चों, यहाँ पे कट करके लिख दीजिएगा। लोन 5 लाख। तो अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी से, होल्डिंग से, सब्सिडरी से, एसोसिएट से कितने का लोन लिया है बच्चों? 5 लाख रुपए तक का लोन लिया है, तो वो मेरी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अच्छा, अब एक और चीज आई है। जब आप ये, एक बंदा एक टाइम पे कितनी कंपनीज का ऑडिटर रह सकता है? एक व्यक्ति एक समय पे कितनी कंपनीज का ऑडिटर रह सकता है? 20। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था, कौन सी तारीख को? 15 जून 2015 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि नीचे लिखी हुई कंपनीज को आप 20 की लिमिट में काउंट, कौन कौन सी? फॉलोइंग कंपनीज, फॉलोइंग कंपनीज will not be counted in the limit of 20 कंपनीज। नीचे लिखी हुई कंपनीज जो है वो कहां पे काउंट नहीं होंगी बेटा? नीचे लिखी हुई कंपनीज कहां पे काउंट नहीं होंगी? 20 कंपनी की लिमिट्स में काउंट नहीं होंगी। कौन कौन सी बेटा? ओपीसी। दूसरा कौन सी है? टीसी। तीसरा कौन सी है? स्मॉल कंपनी। और चौथी कौन सी है? यस, प्राइवेट कंपनी विथ पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज। सॉरी, उनके लिए अलग है, ये तो हम कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। लेकिन इसके लिए बच्चों, अगर ये रूल्स को एज इट इज फॉलो करो, तो इंडिया के 80% सीए बेरोजगार हो जाएंगे बच्चों, नारियल पानी की दुकान खोलेंगे। अगर एक सीए इतने सारे ऑडिट कर सके कि भाई, एक सीए की ऑडिट में आपने प्राइवेट कंपनीज हटा दी जिनकी पेडअप कैपिटल क्या है, 100 करोड़ से कम है, तो एक सीए कितने, इंडिया में कितनी प्राइवेट कंपनी है? अरे नहीं, 80% प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिनकी पेडअप कैपिटल कितने से कम है। तो एक सीए तो हजारों ऑडिट कर सकता है। नहीं, तो ये कंपनीज एक्ट की लिमिट है, बट आईसीएआई ने लिमिट लगाई है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 40 कंपनीज, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एक व्यक्ति आईसीआई के रूल्स के हिसाब से एक व्यक्ति एक टाइम पे 40 कंपनीज के ही क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो मेरे को यहाँ पे फॉलो नहीं करना है, मेरे को क्या फॉलो करना है? जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। चलो, उसके बाद एक और चीज आपको याद रखना है। वो इंटरनल ऑडिटर किसको रिपोर्ट करता है? इंटरनल ऑडिटर 138। इंटरनल ऑडिटर पढ़ा था ना अपने, सेक्शन 138 किसको रिपोर्ट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो क्या इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है? नहीं, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कंपनी का एम्प्लॉय बन सकता है इंटरनल ऑडिटर। तो एक और पॉइंट लिखिएगा, इंटरनल ऑडिटर कैन ऑल्सो नॉट बिकम
तो ये हो गया मेरा सेक्शन नंबर कौन सा बेटा? चलिए अब एक बार 143 को थोड़ी देर होल्ड पे रखेंगे, अपन पहले आएंगे 144 में। 144 क्या बोलता है कि एक व्यक्ति कौन सी सर्विसेज अगर कंपनी को प्रोवाइड करे तो वो क्या नहीं बन सकता? यस, लिखो सेक्शन नंबर 144। यस प्लीज हियर। चलिए, अगर ये सारी सर्विसेज सेक्शन 144 में जो सर्विसेज बताई गई हैं, अगर ये सर्विस ऑडिटर प्रोवाइड करे तो क्या होगा? सेक्शन 144 में जो सर्विसेज बताई गई हैं, अगर इन सर्विसेज को ऑडिटर प्रोवाइड करे तो क्या होगा? He'll become disqualified. He'll become auditor not to render certain services. ठीक है, ऑडिटर कैन प्रोवाइड टू द कंपनी, ऑडिटर कंपनी को वही सर्विसेज दे सकता है ऑनलाइन वाले बच्चों। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे साइड से, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑडिटर कैन प्रोवाइड टू द कंपनी only such services as approved by board of directors of the company. ऑडिटर कंपनी को वही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जो किसने अप्रूव किए हैं, कॉमा सच सर्विसेज shall not include whether provided directly or indirectly. ऑडिटर कंपनी को जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसमें ये सर्विसेज नहीं आएंगी, चाहे ऑडिटर क्या करे, ये सर्विसेज को ऑडिटर इन सारी सर्विसेज को डायरेक्टली दे या फिर इनडायरेक्टली दे। कौन सर्विस हो गई बच्चों? पहला अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। पहली कौन सर्विस होगी बच्चों? बच्चों क्या ऐसा हो सकता है कि अकाउंटेंट ही खुद अकाउंट बनाए और उनको ऑडिट भी करे? नहीं, नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता कि मैं अकाउंट्स भी बनाऊं और उन अकाउंट्स को मैं क्या करूं, फिर तो गलती कभी पकड़ में आएगी ही नहीं बच्चों। मैं बोल रहा हूं कि वो आपकी कंपनी के अकाउंट्स भी बना रहे हैं और ऑडिट भी कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल।
से फॉर एग्जाम्पल इफ मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ और आईसीएसआई का एग्जाम का चेकर भी मैं हूं, क्या मैं इंडिपेंडेंस दिखा पाऊंगा कितना भी ईमानदार क्यों ना हो? सवाल ही नहीं है। सेकंड, डिजाइन एंड implementation of financial information system. What is design and implementation of financial information system softwares? क्या आपका ऑडिटर आपको पूरा वो जो सॉफ्टवेयर है, फाइनेंशियल फाइनेंस के सॉफ्टवेयर हैं, क्या वो डिजाइन करके दे सकता है, वो मैनेज करेगा? मतलब कुछ नहीं, ऑफलाइन ना बना के वो आपके अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगा? ऑनलाइन पॉसिबल है, करना चाहिए? नहीं। अगेन क्या कॉम्प्रोमाइज होगी? इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी। तीसरा, एक्चुरियल सर्विस। व्हाट इज एक्चुरियल सर्विसेज? कैलकुलेशन, वो बहुत बड़े बड़े कंपाउंडिंग वगैरह कैसे होगा। बेसिकली एक्चुरियल आपकी मदद करता है इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने में। क्या बनाने में? इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने। अब लेकिन ये एक्चुरियल एक्चुअल का एम्प्लॉयमेंट बहुत खतरे में आ गया है, क्या आने के बाद? एआई आने के बाद। क्यों? एक्चुरियल का काम क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन करवाता है वो। तो अभी ये सारी चीजें कौन कर रहा है बच्चों? एआई बच्चों। कल मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, जैसे हम लोग कल अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे नेक्स्ट ईयर की, कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करें गोल्ड में प्रति महीने। तो मैंने चैटबॉट से पूछा कि इफ आई इन्वेस्ट 10,000 रुपीज पर मंथ इन गोल्ड, कितना? अगर मैं हर महीने 10,000 रुपए गोल्ड में डालूं फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, सो 20 ईयर्स के बाद हाउ मच मनी आई एम गोइंग टू रिसीव कंपाउंडेडली? तो उसने मुझे बताया कि आप अगर ऐसा डालेंगे तो आपको कुछ 20 साल के बाद कुछ 27 लाख रुपए मिलेगा। कितना? 27। मतलब इट्स अ बिग रिटर्न बच्चों, मतलब बहुत बड़ा रिटर्न है। मतलब आप डालोगे कितना 10 20 साल में? नहीं यार, कुछ रिटर्न नहीं है यार। जो भी फिर कुछ और होगा, बट बहुत अच्छा रिटर्न था। इट वॉज मोर देन डबल, इट वॉज मोर देन कितना? हाँ, फिर वो 27 साल का होगा, फिर वो 27 शायद 10 साल का होगा। 27 शायद कितने साल का होगा? 10 साल, क्योंकि पहले मैंने पूछा 10 साल और फिर मैंने पूछा 20 साल, ऐसे करके मैंने पूछा ना। तो अब मुझे बताइए, तो ये एक्चुअलीज वगैरह जो है ये पॉलिसीज बनाते थे, अभी ये एआई सब पॉलिसी बना के देगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट, और क्या सर्विसेज? अच्छा, ये इसका कोर्स होता है। मतलब अगर आपका मैथ्स बहुत ही अच्छा है, मुझे मतलब ऐसा मैथ्स अच्छा है कि 2597 मल्टीप्लाइड बाय 69,442, अगर मैं ये बोलूं और आपके हाथ में क्या आ जाए, आंसर आ जाए, तो आप एक्चुअली करो बच्चों। एआई करवा रही ना, एआई तो कुछ भी, एआई तो एनीवन कैन लर्न। एक्चुअली मेरी शादी एक लड़की से फिक्स हुई थी जो ऑल इंडिया रैंक 3 सीए फाइनल में, फिक्स नहीं हुई थी मतलब रिश्ता आया था और बहुत आगे बढ़ गए थे हम। तो शी वॉज AIR 3 इन सीए फाइनल एग्जाम, और उसके एक्चुअली के भी 2 लेवल क्लियर हो गए थे, सिर्फ तीसरा लेवल बाकी था। तीसरे लेवल में उसके 4 अटेम्प्ट हो गए थे, फेल ही हो रही थी वो। पागल टाइप की थी थोड़ी सी, समझ में नहीं आता था बच्चों क्या, मतलब जो ज्यादा पढ़ वढ़ लेना बच्चों उससे भी दूर रहने का। तो वो अलग ही थी बच्चों, सुबह कुछ और बोलती थी, शाम को कुछ और बोलती थी, भूल जाती थी बच्चों। अरे मैं बोल रहा AIR 3 CA फाइनल, PWC में पैकेज लगा था, पहला पैकेज लगा था 18 लाख का।
करना था नौकरी, नहीं एक्चुअली बनेगी। मैं 4 साल घर पे थी बच्चों, तो घर पे रह के बच्चों, आप याद रखना, घर पे रह के मानसिक रूप से आप खत्म हो जाते हो बच्चों। एग्जैक्टली exactly. चलिए, बिल्कुल ही इज वेरी करेक्ट। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। वो तो यार, लिखो और क्या नहीं कर सकता। और अभी वो लड़की बजाज फाइनेंस में है, उसका पैकेज मेरे ख्याल से 85 लाख का है। ठीक है, बजाज फाइनेंस में है वो 85 एक्चुअली क्लियर हो गई थी वो, 5वें 6वें अटेम्प्ट में क्या हो गई थी, क्लियर हो गई थी। लेकिन ये 85 लाख का पैकेज इसका लगा होगा 33 की एज में, 33 की एज में। क्या मतलब, कंपाउंडेड तो लॉस में ही हो। उससे अच्छा एक 22 की एज में 18 लाख के पैकेज से शुरू करते। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस। आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। मैनेजमेंट सर्विसेज। एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज। इंटरनल ऑडिट, ये तो मैंने खैर ऑलरेडी लिखी दिया है ऊपर। चलो, तो बच्चों अगर आप कंपनी को ये सारी सर्विसेज क्या करते हैं बच्चों, बेटा अगर आप कंपनी को क्या करते हो, अगर आप कंपनी को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इफ यू प्रोवाइड ऑल दी सर्विसेज टू कंपनी, व्हाट यू कैन नॉट बिकम, आप क्या नहीं बन सकते, आप ऑडिटर नहीं बन सकते। इधर देखो, आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विस का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी क्या करती है, आपको देती है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज, कंपनी आपसे पूछती है कि अपने फ्री रिजर्व्स को, अपने फ्री रिजर्व्स को हम कहां पर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस का मतलब क्या होता है, कंपनी को 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, कंपनी ने किसको बोल दिया, ऑडिटर को बोल दिया क्या, कि हम नहीं, दे लो मत, हमें फाइनेंस अरेंज करवाओ। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, आपको आपको इन्वेस्टमेंट अरेंज करवा के देता है। ठीक है, सुना होगा कई लोगों ने कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हूं, सो व्हाट डज दैट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डू, ही बेसिकली अरेंजेस द फंड। ठीक है, और उसके ऊपर कमीशन चार्ज करता है, बहुत अच्छा काम है। ना व्हाट इज मैनेजमेंट सर्विसेज, नहीं पता मुझे। मैनेजमेंट सर्विसेज को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो मैं क्या मान सकता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस देना, ये मेरा मेरा एजम्पशन है, लेट मी टेल यू। मैनेजमेंट सर्विस कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, तो मेरे को नहीं पता क्या होता है। नहीं सर, आपको कैसे, मैं अपने ज्ञान से बता दूंगा कि मैनेजमेंट सर्विस का मतलब क्या होता है, एडवाइजरी एक प्रकार से। बट जो मैं बोल रहा हूँ उसकी मैं गारंटी नहीं लेता कि वो सही है, क्योंकि कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। और लास्ट, कोई भी दूसरी सर्विस ना हो। अच्छा, ये सर्विसेज आप कैसे प्रोवाइड नहीं कर सकते, बेटा ये सर्विसेज आप कैसे प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना ही डायरेक्टली और ना ही, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, लिखो, मीनिंग ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन केस ऑफ
इंडिविजुअल ऑडिटर, मैं एक मिनट में, चलिए बच्चों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शब्द का मतलब क्या होता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर? तो बच्चों, कब ऐसा माना जाएगा कि इंडिविजुअल ऑडिटर, सोल प्रोप्राइटर, एक सीए है जिसको आपने अपॉइंट किया अपनी फर्म में ऑडिटर, उसके लिए वो सर्विसेज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कैसे प्रोवाइड कर सकता है? देखिए ध्यान से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिखिए। इधर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और एनी पर्सन कनेक्टेड और एसोसिएटेड और थ्रू एनी अदर एंटिटी in which he has significant influence, control, or whose trademark or brand name is used by the auditor, or whose trademark or brand name is used by the auditor.
तो बच्चों कब माना जाएगा कि कोई सर्विसेज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा हूं? अगर मैं कोई सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहा हूं? अगर मैं खुद से प्रोवाइड कर रहा हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर मैं कोई सर्विस आपको दे रहा हूं, मैं कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूं बट खुद से अपने रिश्तेदार के थ्रू, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति जो मुझसे क्या है, कनेक्टेड या एसोसिएटेड। कनेक्टेड या एसोसिएटेड मतलब हो सकता है मेरा पार्टनर हो सकता है मेरा क्या हो, पार्टनर हो, या फिर किसी और तरीके से एसोसिएटेड है। कनेक्टेड और एसोसिएटेड दो लोग कैसे हो सकते हैं, यह बताया नहीं है। तो अब देखो, जो चीज एक्ट में नहीं बताई है कौन डिसाइड करेगा? क्या नहीं से हमको अपना कॉमन सेंस लगा के डिसाइड करना है, गवर्नमेंट अपना कॉमन सेंस लगा के डिसाइड करेगी, या फिर किसके थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू या किसी एंटिटी के थ्रू? अभी एंटिटी कौन हो सकती है? कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई एचयूएफ हो सकती है, जिसमें मेरा क्या है, जिसमें मेरा क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर क्या है, मेरा नियंत्रण है। मतलब जैसा मैं बोलूंगा वहां पे वैसे ही होगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब मेरा प्रभाव है, लेकिन प्रभाव मामूली है या सिग्निफिकेंट है, या फिर जिसका ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम मैं यूज करता हूं। जैसे एक फर्म है केपीएमजी, इस फर्म का ट्रेडमार्क जैन यूज करता है, तो कंपनी को 144 वाली सर्विसेज मैं दे रहा हूं या फिर ये फर्म दे रही है? ये फर्म कौन है? ये वो फर्म है जिसका ट्रेडमार्क मैं भी यूज करता हूं। तो क्या हो गया, तो अगर सर्विसेज जिस कंपनी का मैं ऑडिटर हूं, उस कंपनी के अकाउंट्स कौन बना रहा है? जिस कंपनी का दुष्यंत सर ऑडिटर है, उस कंपनी के अकाउंट्स कौन बना रहा है? केपीएमजी बना रही है। और केपीएमजी का ट्रेडमार्क कौन यूज करता है? दुष्यंत सर यूज करते हैं। तो कंपनी के अकाउंट्स कौन बना रहा है? मैं ही बना रहा हूं। कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये नीचे लिखी हुई जो भी सर्विसेज हैं, अगर एक इंडिविजुअल ऑडिटर को अपॉइंट करते हो, एक इंडिविजुअल ऑडिटर सर्विसेज या तो खुद प्रोवाइड करे, या फिर रिलेटिव के थ्रू, कनेक्टेड या एसोसिएटेड पर्सन के थ्रू, या फिर किसी एंटिटी के थ्रू जिसमें मेरा क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, या फिर जिसका ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम मैं यूज करता हूं। अगर इतने लोगों के थ्रू मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूं तो क्या माना जाएगा, सर्विसेज मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है। इन केस ऑफ फर्म, फर्म फर्म ये तो हो गया इंडिविजुअल के लिए। ये किसके लिए हो गया कि हम कब मानेंगे कि एक इंडिविजुअल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 144 वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब आपने ऑडिटर किसको बनाया है, इंडिविजुअल को या फर्म को? फर्म को ना। पहला, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इटसेल्फ। इंडिविजुअल के केस में था हिमसेल्फ, फर्म के केस में है इटसेल्फ। और थ्रू एनी पार्टनर और थ्रू पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट एंटिटी और थ्रू any other entity in which the firm or partner of the firm has
significant influence or control, or whose trademark or brand name is used by the firm. जी, चलिए लिख लिया सब लोगों ने? डन। सब कब मानेंगे कि फर्म, जो 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 फर्म आपकी ऑडिटर है, जो फर्म आपकी क्या है, ऑडिटर है, ऐसा कब मानेंगे कि वो सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर रही है? ओए, फर्म आपकी जो ऑडिटर है, हम कब मानेंगे कि 144 वाली सर्विसेज को इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर रही है? पहला, अगर वो सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रही है, या फिर किसके थ्रू, या फिर उसकी पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट। पेरेंट का मतलब उसकी होल्डिंग, होल्डिंग मतलब अब देखो कंपनी के केस में होता है होल्डिंग, तो जिसका मतलब कोई दूसरी एंटिटी जो हमारी फर्म को क्या करती है, कंट्रोल। सब्सिडरी का मतलब ऐसी एंटिटी जिसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एसोसिएट मतलब कोई ऐसी एंटिटी जिसके पार्टनर हमारे यहाँ पे पार्टनर है, कॉमन पार्टनर्स है, क्या है, या फिर किसके थ्रू, कोई और एंटिटी, मतलब हमारी फर्म के अलावा कोई दूसरी एंटिटी, जिस एंटिटी में कंट्रोल किसका है, हमारा, या फिर हमारे पार्टनर से कंट्रोल है, या फिर कोई ऐसी फर्म, या फिर कोई ऐसी फर्म जिसका ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम किसके पास है, हमारे पास है, या फिर हम यूज करते, जैसे केपीएमजी। केपीएमजी भी एक फर्म है, हम भी एक फर्म है। केपीएमजी का ट्रेडमार्क कौन यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। तो सर्विसेज हम किसके थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो फर्म प्रोवाइड कर रही है जिसका ट्रेडमार्क हम यूज करते हैं। तो क्या माना जाएगा, वो सर्विसेज हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक बार और रीड करना, एक बार और रीड करना। डन, प्लीज एक बार रीड कर लीजिएगा। ये हो गया मेरा सेक्शन कौन सा, 144। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, 143। 144 क्लियर है, इतना ही 144 में। एक बार चेक कर लेना, कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चों, 144 में कोई डाउट है तो प्लीज बताइए बेटा। सॉरी, नहीं नहीं आता है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 143, ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली। हाँ बेटा, सॉरी 142 नहीं हुआ ना अब तक? हाँ, सॉरी, सॉरी। प्लीज हियर बच्चों, अगला जो मेरा आपके साथ डिस्कशन है, दैट इज ऑन व्हाट बेटा, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है बच्चों,
नाउ व्हाट अबाउट रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स? गुड, हम ऑडिटर को रेम्यूनरेट कैसे करेंगे और उसके रेम्यूनरेशन में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, उसके रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, ध्यान से देखिए। नाउ देखिए ध्यान से बच्चों, the remuneration of auditor shall be fixed in the general meeting. The remuneration of auditor shall be fixed in the general meeting or in the manner as determined in the general meeting. तो बच्चों ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स होगा बच्चों? शेयर होल्डर्स फिक्स करेंगे। कौन फिक्स करेगा बच्चों? शेयर होल्डर्स, या फिर उसका जो रेम्यूनरेशन, या फिर शेयर होल्डर बता देंगे कि किस तरीके से फिक्स होगा। तो क्या प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली क्या होता है, ऑडिट कमेटी जो है वही क्या करती है, रेकमेंड करती है कि ऑडिटर को अपॉइंट करो और उसका रेम्यूनरेशन इतना होगा। इसको अप्रूव कौन करता है? बोर्ड, और बोर्ड या फिर कौन, बोर्ड बोर्ड अप्रूव कर देगा और उसके बाद कौन अप्रूव करता है? शेयर होल्डर। या फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी देते हैं। शेयर होल्डर्स ऑडिटर को अपॉइंट तो कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अथॉरिटी देंगे। बट व्हाट इज द करेक्ट वे? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रेकमेंड करती है, ठीक है। लेकिन फाइनल कब होगा? जब रेम्यूनरेशन कौन फिक्स कर देगा बच्चों? शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर देखो, लिखिए द रेम्यूनरेशन फिक्स्ड, जो रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर फिक्स करेंगे, shall be in addition to the fees payable to auditor, sorry, shall be हटा देना, the remuneration fixed shall के बाद कॉमा, in addition to fees payable to auditor include out of pocket expense incurred by the auditor in connection with audit। मतलब हाँ जी, ऑडिटर को जो आप रेम्यूनरेशन दोगे, ऑडिटर को जो आप क्या करोगे, रेम्यूनरेशन दोगे, उसमें क्या इंक्लूड करना है आपको?
मतलब जो रेम्यूनरेशन है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा और क्या करना है आपको, और क्या इंक्लूड करेगा इन एडिशन। फॉर एग्जांपल ऑडिट फीस उसकी 5 लाख है, 5 लाख के अलावा उसको और क्या देना है आपको, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। मतलब भले ही ये मीटिंग में हो या ना, मतलब मीटिंग में जब रेजोल्यूशन पास करोगे तो ये लिखोगे कि ऑडिटर की फीस 50 लाख होगी, प्लस इट विल इंक्लूड व्हाट, आउट ऑफ पॉकेट। व्हाट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस? फॉर एग्जांपल कंपनी का रजिस्टर ऑफिस मुंबई में है, बट कंपनी की एक फैक्ट्री गुजरात में है, तो ऑडिटर क्या करता है, मुंबई से गुजरात की ट्रेन या फिर फ्लाइट पकड़ के गुजरात जाता है और वहां पे जाके ब्रांच का ऑडिट करता है। तो ऑडिटर ने अपनी जेब से फीस टिकट बुक कराई, तो उसको आप जो सैलरी दोगे उस सैलरी में और क्या इंक्लूड होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, जो ऑडिटर अपनी जेब से खर्च करेगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। अब आपने किसी ने पूछा नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का फीस क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की फीस क्या होगी, व्हाट वुड बी द फीस ऑफ ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी? नहीं, कुछ लिखा है यहाँ पे सीएजी, कुछ बताया है अभी तक तो खैर अपन ने पढ़ा नहीं है, बट सीएजी कहीं पे लिखा है मैंने नहीं। तो भले गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, सीएजी, बट फीस कैसे फिक्स होगी, उसी तरीके से जो तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लीज कम टू द डायरेक्ट एवरीवन। यस 142। इधर आ जाइए प्लीज। हियर द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी फिक्स्ड इन इट्स जनरल मीटिंग। ओए, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कहाँ पे फिक्स होना चाहिए, जनरल मीटिंग में, और इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड देयर इन, या तो जनरल मीटिंग में या फिर जनरल मीटिंग में जो क्या डिटरमाइन किया गया है, मैनर, मैनर बोल तो तरीका बताया गया है। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय, फर्स्ट ऑडिटर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी में जो फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, सीएजी, बट उसका रेम्यूनरेशन भी कौन फिक्स कर सकता है, बोर्ड फिक्स कर सकता है। द रेम्यूनरेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall in addition to fees payable to auditor, मतलब ऑडिटर को जो ऑडिट फीस दोगे, ऑडिटर को जो, उसके अलावा क्या इंक्लूड करेगा, इंक्लूड द एक्सपेंसेस इफ एनी इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद व्हाट बेटा, ऑडिट ऑफ द कंपनी एंड एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, एंड एनी, मतलब उसके रेम्यूनरेशन में क्या आ जाएगा, जो पैसा वो अपनी जेब से खर्च करेगा वो भी, और कंपनी अगर उसको क्या दे रही है, कुछ फैसिलिटी दे रही है, जैसे कंपनी की ब्रांच का ऑडिट हो रहा है तो कंपनी ने उसको रहने के लिए क्या दे दिया, एक गेस्ट हाउस दे दिया, तो वो गेस्ट हाउस का खर्चा भी कहाँ पे आएगा, उसके रेम्यूनरेशन का ही पार्ट रहेगा। उस वो ऐसा नहीं है कि वो, मतलब आप उसको रहने के लिए घर दे रहे हो तो आप उससे पैसे मांग रहे हो, नहीं। अगर आप उसको ऑडिट करने के लिए कोई सुविधा देते हो, उसको कार दे रहे हो, तो वो कार भी उसके रेम्यूनरेशन का पार्ट होगी। पर क्या इंक्लूड नहीं करेगा, बट बट but does not include any remuneration paid to him for any other services rendered by him at the request of the company। कहने का मतलब, अब ऑडिटर आया, तुमने उससे रिक्वेस्ट की, ऑडिटर आया, तुमने उससे क्या की, रिक्वेस्ट की, सर मेरे बच्चे को 12th का पेपर है उसका, आप 1 घंटे फ्री उसको अकाउंट्स पढ़ा दो ना। तो ऑडिटर बेचारा बहुत अच्छा था, उसने बोला ठीक है बुला लो अपने बच्चों को, तो 1 घंटे उसने क्या पढ़ा दिया, अकाउंट्स पढ़ा दिया। तो ये उसने कैसे पढ़ाया, कंपनी की रिक्वेस्ट पे, कंपनी के प्रमोटर की रिक्वेस्ट पे। तो क्या ये ऑडिट फील्ड्स में थैंक यू में काम हो जाएगा तुम्हारा, या फिर लेट्स मेक द एग्जांपल मोर प्रोफेशनल। अगर मान लो वो जो ऑडिटर था, आपने उसको एक छोटा सा बोला कि सर वो मेरी फैक्ट्री बिकने वाली है, आप उसका वैल्यूएशन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वैल्यूएशन तो 144 में कवर्ड नहीं है, तो उसने वैल्यूएशन कर दिया, तो क्या वो उसका पैसा अलग से मांग सकता है, हाँ, इज दैट क्लियर, दैट्स गुड। चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 144, सॉरी
143 मैंने 143 थोड़े टाइम के लिए मैं होल्ड पे रखूंगा, पहले मैं 145 और 146 कवर करूंगा। कम टू सेक्शन नंबर 145। What is 145? Auditor to sign what beta? Yes. Section 145. चले, तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर? बच्चों आप ऑडिटर को इतने पैसे क्यों दे रहे हो? जस्ट बिकॉज वो क्या करेगा? ऑडिट करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, उसके ऊपर क्या करेगा? साइन करेगा। हो सकता है वो हो सकता है वो क्लीन ऑडिट रिपोर्ट बनाए। क्लीन का मतलब क्लीन चिट दे दी आपको कि कंपनी ने, हमें कंपनी से कोई शिकायत नहीं है, कंपनी ने अकाउंट्स वगैरह बराबर क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रखे हैं। यस। या फिर क्या करे वो? क्वालिफाइड या मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बनाए। कौन सी बच्चों? व्हाट इज क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट? क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन मैंने बताया, तुमने लिखा है अपने नोट्स में। ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन दिया है। दुष्यंत, क्या होता है? क्वालिफिकेशन का मतलब होता है नेगेटिव रिमार्क। क्या होता है? नेगेटिव रिमार्क। चलो इधर देखो, ऑडिटर appointed under section 141 shall sign the audit report. दूसरा, qualifications in the audit report which have adverse effect on the functioning of the company shall be read at the AGM. ऐसे क्वालिफिकेशन का क्या है बच्चों? डन? प्लीज तो ये दो चीजें, प्लीज कम टू द डायरेक्ट। तो अच्छा, आपको पूरी ऑडिट रिपोर्ट एजीएम में रीड करनी है क्या? डू यू आर यू रिक्वायर्ड टू रीड एंटायर ऑडिट रिपोर्ट एट द एजीएम, या फिर सिर्फ क्वालिफिकेशन पढ़ने हैं? क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव रिमार्क। इधर देखो,
145 इधर देखिए, द पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी शेल साइन द ऑडिट रिपोर्ट। जिस व्यक्ति को आपने क्या किया है, जिस व्यक्ति को आपने कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया उसने क्या करना है, शेल साइन द ऑडिट रिपोर्ट और साइन और सर्टिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ व्हाट बेटा, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 141 एंड क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर्स। सो ऑडिटर के क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या फिर कमेंट्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब तीनों मिला के क्वालिफिकेशन ही बोलो, नेगेटिव रिमार्क्स। लेकिन नॉर्मल नेगेटिव रिमार्क नहीं, कौन सा नेगेटिव रिमार्क, विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। एडवर्स इफेक्ट मतलब, एडवर्स मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब ऑडिटर के ऐसे क्वालिफिकेशन जिनका कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मतलब जिन क्वालिफिकेशन के बाद कंपनी की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने ये बोल दिया कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से नहीं कर रही है और कंपनी रिलेटेड पार्टी से हर चीज महंगे रेट पे खरीद रही है। ये कंपनी की फंक्शनिंग के लिए अच्छा है या बुरा है? 10 की चीज कंपनी 20 में खरीद रही है रिलेटेड पार्टी से, बुरा है। तो ऐसे क्वालिफिकेशन को क्या करना है बच्चों, कंपनी को एजीएम में क्या करना है, रीड करना है एंड शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। और ये ऑडिट रिपोर्ट कौन चेक कर सकता है? अब यहाँ पे भले जनरल मीटिंग लिखा है बट जनरल मीटिंग का मतलब क्या है, एजीएम। ऑडिट के ऑडिटर की रिपोर्ट अपन कहाँ पे कंसीडर करते हैं, एजीएम। हाँ चलिए, तो ये हो गया कौन सेक्शन बच्चों, सेक्शन नंबर 145। नेक्स्ट सेक्शन, आज तो बेटा कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला अभी 145 में क्या है? सुना ही नहीं मैंने, गुड, वेरी नाइस। इधर देखिए, तो इधर देखिए, कुछ भी नहीं, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए कि जो भी है, नंबर 1, ऑडिटर की रिपोर्ट कौन साइन करेगा? ऑडिटर क्यों अपॉइंट करते हैं? ऑडिट करने के लिए। तो ऑडिटर की रिपोर्ट कौन कौन साइन करेगा बच्चों? ऑडिटर हैज टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। कैसे अपॉइंट किया था अपन ने इसको? 141 के हिसाब से, जो क्वालिफाइड था, जो डिस्क्वालिफाइड नहीं था, प्लस वो रिमार्क्स ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने कुछ कॉशन दिए होंगे, कुछ नेगेटिव रिमार्क दिए होंगे, तो उसको क्या करना है, एजीएम में क्या करना है, रीड करना है। पूरी ऑडिट रिपोर्ट रीड करने की जरूरत नहीं है। इज एवरीवन विथ मी? गुड। प्लीज कम टू सेक्शन नंबर 146। नोट्स में आ जाइए, हैंडेड नोट्स, सेक्शन नंबर 146। बच्चों अपने हैंडरिटन नोट्स में एक भी सेक्शन मिस नहीं है ना, मतलब मैंने हर सेक्शन लिखा है ना, मतलब ये बेसिकली प्लीज हैंडरिटन नोट्स आपको एग्जाम में नहीं पढ़ना है, मतलब आपको प्रिपरेशन किससे करनी है, अपने प्रिंटेड नोट से ही करनी है। हैंडरिटन नोट्स बेस्ट किस लिए? अब जैसे आपका भी टेस्ट है, सॉरी आपका भी एग्जाम है संडे को, आई शुड नॉट से टेस्ट, तो संडे का आपका एग्जाम है, एग्जाम हॉल में बुक लाना अलाउड नहीं है, लेट मी टेल यू। आपको सिर्फ अपना बैग लाना है, बैग भी आप एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है? हाँ, पेन नहीं, पूरा प्रॉपर कंपास, स्केल, सब कुछ, हाँ, एवरीथिंग। प्लीज बच्चों एक चीज याद रखिए, आपका जो पास होने का रिचुअल होता है ना सीएस के एग्जाम में, वो घर से निकलते चालू होता है। आप एग्जाम देने कितने सीरियस होके जा रहे हैं? कई छपरी लोग आते हैं एग्जाम सेंटर में, जो एग्जाम सेंटर के अंदर पेन मांगते रहते हैं, स्केल मांगते रहते हैं। प्लीज बच्चों, और इन छपरियों का सरदार मैं था बच्चों। मैं जिस एग्जाम में फेल हुआ था सीएस एग्जीक्यूटिव के, आप यकीन मानिए मैं पेन लेके नहीं गया था। आई डिजर्व टू फेल बच्चों, क्योंकि मैंने एग्जाम देने के बेसिक एटिकेट्स सीखे। आई वॉज टेकिंग माई एग्जाम टू केयरलेसली, बिकॉज बच्चों एग्जाम की औकात जो है, एग्जाम का जो स्टेटस है, आप उसको एग्जाम जैसा ट्रीट करेंगे तब वो आपको एग्जामिनी जैसा ट्रीट करेगा। तो यू गॉट टू बी वेरी सीरियस।
छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप अगर 9:45 के पहले अंदर नहीं आए तो मैं आपको भगा दूंगा। 10 बार 10 दिन से बोल रहा हूँ, वेंसडे की शाम को 4 बजे तक नाम देना है। रात को 11 बजे तक लोगों के कॉल आ रहे थे, हमारा नाम लिखो, नहीं लिखा आपने एक कभी ना। इट्स नॉट कि हमें आपसे कोई कलेश है, कोई दुश्मनी है, बट प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर लाइफ में एक चीज है जिसके चलते आप आगे जाओगे या जिसके चलते आप आगे नहीं जाओगे, एक ही चीज है बच्चों, लाइफ टाइम याद रखना, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन है। ठीक है, मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करता हूँ, बी वेरी डिसिप्लिन। और एग्जाम उस दिन दोगे, हो सकता है कई लोगों का एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट एग्जाम में इंप्रूव करना। मैंने कल यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था, स्टिल यू हैव 80 days, अभी भी आपके पास कितने दिन है, 80 दिन है। 80 दिन में आप अपना रिजल्ट पलट लोगे बच्चों, बहुत बड़ा टाइम है 80 दिन। 80 दिन मल्टीप्लाइड बाय 16 घंटे। मैं मान रहा हूँ 8 घंटे 6 घंटे की नींद, 1 घंटे दोपहर में सो जाओ, 7 घंटे, 1 घंटे और टाइम पास कर लो फोन में, स्टिल आपके पास कितने घंटे बचे, 16 घंटे हैं रोज, जहां पे आप पढ़ सकते हैं। 16 में से अगर 10 घंटे भी कंसिस्टेंटली पढ़ लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, लेट मी टेल यू, एक्सेप्ट आईसीएसआई। प्रोवाइजो है यार। हम्म, चलो सेक्शन नंबर 146 क्या है, ऑडिटर टू अटेंड। जिन लोगों की नोटबुक कंप्लीट नहीं है, प्रेक्षा या फिर किसी की नोटबुक ले लो जिसकी कंप्लीट है, और प्लीज इतने ही प्यार से, इतने ही अच्छे से, इतनी शिद्दत से नोटबुक बनाओ जैसी मैंने बनाई है बच्चों। मैं तो मौका ढूंढता रहता हूँ कब शो ऑफ करूं अपने नोट्स का। इधर सेक्शन नंबर 146, ऑडिटर टू साइन, सॉरी, ऑडिटर टू अटेंड। ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। एवरी नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग shall be sent to auditor। जनरल मीटिंग का हर नोटिस आपको किसको भेजना है, unless the auditor is exempted by the company, अगर कंपनी ने आपको छूट नहीं दी है, he or representative appointed by him who is also qualified to be auditor shall attend general meeting and shall have a right to be heard on any matter which concerns him
एज ऑडिटर। इसका मतलब क्या हो गया? बेटा इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हर एक जनरल मीटिंग का नोटिस किसको भेजना है आपको? और अनलेस, जब तक उसे एग्जम्प्ट ना किया गया हो, एग्जाम मतलब छूट, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया कि इस जनरल मीटिंग में नहीं आया तो चल जाएगा, लेकिन अगर ऐसी छूट मिली हुई नहीं है, अगर ऑडिटर को कोई छूट नहीं मिली हुई है तो वो या फिर उसके द्वारा ऑथराइज किया गया रिप्रेजेंटेटिव, उसका प्रतिनिधि, उसका प्रतिनिधि भी क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड, मतलब 141 सबसेक्शन 2, डिस्क्वालिफाइड होना नहीं चाहिए। जनरल मीटिंग अटेंड करनी है, और जनरल मीटिंग में क्या वो अपने हर मुद्दे पे बात रख सकता है? नहीं, वो उसी मुद्दे में बात रखेगा विच कंसर्न्स हिम एज एन ऑडिटर। कल हमारी सोसाइटी में रावण जलाने गए थे, तो जब रावण जल रहा था तो मेरी वाइफ दो चार जो उसकी मतलब सोसाइटी की लेडीज है उनसे बात कर रही थी, मैं बगल में खड़ा था, मैं रावण देख रहा था, बात, और वो बातें कर रही थी, कुछ भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट फिर अचानक से मेरी वाइफ ने बोला कि ये आदमी दिन, मतलब मेरे की तरफ देख के बोला कि ये दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, पता नहीं कौन सी दूसरी शादी करने का शौक है। तो इतनी देर तक मैं शांत था, बट फिर मैंने बोला एक्सक्यूज मी, मुझे कोई दूसरी शादी करने का शौक नहीं है और मैं भूखा प्यासा बिल्कुल नहीं रहता, मैं सिर्फ हेल्दी खाता हूं। हमारे इंडिया में जो व्यक्ति हेल्दी खाना खाए, मैं एक रोटी खाता हूं बच्चों, एक रोटी में मेरे को सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल जाता है। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, लोग 5 रोटी खाते हैं और उसके बाद बोलते कि नहीं यार आज मैं कम खा रहा हूं, मैं डाइट पे हूं, मतलब वो डाइट पे नहीं होता 10 खा लेता। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? सो मैं तो भूखा प्यासा नहीं रहता, उसके पहले मैं सुबह उठ के इतने सारे ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ, लगभग 100-150 ग्राम, पता नहीं कौन कौन से, तो ब्राजील नट्स, ये नट वो नट, इसकी माँ का नट, कि पता नहीं कितने नट खाता हूँ मैं, मतलब सॉरी दुनिया भर के नट्स खाता हूँ, उसके सीड्स, पपाया के सीड्स, पिज्जा, पता नहीं कौन कौन से, तो इतने सारे आई टेक नट्स। तो लगा क्या टेंशन है यार, लगा तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सेम ऑडिटर, तो ऑडिटर को मीटिंग में कुछ बोलना है क्या? नहीं, ऑडिटर अपनी जबान बीच में कब लाएगा? अगर कोई मैटर कंसर्न कर रहा है टू हिम एज एन ऑडिटर, मतलब अगर ऑडिट से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड कोई बातें आ रही है तो उसके पास अधिकार है बोलने का, वो अपनी बात रख सकता है। तो मेरी वाइफ अपने दोस्तों से क्या बात कर रही है, डू आई हैव अ राइट टू स्पीक एंड दैट? बट जहां पे मेरी बात आई कि देखो कैसे सूख गए हैं, दूसरी शादी करनी, बाप रे बच्चों पाप है, मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरी शादी मेरी लाइफ की सबसे अच्छा काम है यार, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई मैरिज। मैं, और मैं सबको मानता हूँ, आप सबको भी मैं यही बोलता हूँ कि अपने मम्मी पापा की इच्छा है शादी करो, बहुत बहुत ब्लिसफुल इवेंट है। इट्स अप, तेरे मम्मी पापा शादी नहीं करते तो हमको दुष्यंत कहाँ से मिलता? सब गलती नहीं है, वो देखो बच्चों, नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ, आई कंसीडर, नहीं नहीं बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, मैरिज गिव्स यू अ पर्पस, मैरिज गिव्स यू अ पर्पस। तो आप बस ये है कि सही एज में कीजिए, मम्मी पापा की इच्छा से कीजिए, एंड यकीन मानिए मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था शादी करना है। वेरी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी शादी से, और मतलब मैं रोज भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। ठीक है, तो डिसीजन अच्छा लीजिए बच्चों। हाँ, और पूरी लॉयल्टी मेरी वाइफ से ही है, क्योंकि उसके पहले जीवन में कुछ आया नहीं, मेरी हाथ की लकीरें देख के आपको पता चल जाएगा। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।